हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके इन टॉपिक से रिलेटेड, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो गलत ना हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे CTET, KVS, DSSB या फिर UPSC, उन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है अगर एग्ज़ाम में तो वो आपका गलत ना हो। ओके, तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पर एक नज़र देख लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020 हम देखेंगे कौन कौन से हैं। उसके साथ साथ 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर क्या कहता है ये हम जानेंगे। उसके साथ साथ 4 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं जो HECI के अंदर आती हैं, और 5 पिलर्स कौन कौन से हैं जिनकी बात NEP 2020 में कही गई है। उसके साथ साथ परख का क्या मतलब है और परख का क्या मकसद है लाने का, NEP 2020 में परख का क्या मतलब है। इन सारी चीज़ों को और इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड जितने भी मुख्य फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी ये कौन लेकर आया था, किसके द्वारा लाई गई, कब लाई गई, ठीक है, इसने स्ट्रक्चर कौन सा दिया। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फॉर्म्ड ए कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरीरंगन फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि किसके द्वारा लाई गई, MHRD द्वारा लाई गई। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको पता चलेंगे कि MHRD द्वारा सबसे पहले इसको लाया गया। और चेयरमैन कौन थे, जो चेयरमैन थे इस NEP 2020 के कमेटी के, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे इस कमेटी के। जो NEP 2020 के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और आपको ये भी याद रखना है कि ये इसरो के साइंटिस्ट भी हैं जो के कस्तूरीरंगन है, ठीक है। इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो अगर ड्राफ्ट की बात आ जाए तो उसका आंसर भी क्या होगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक है। उसके बाद जो NEP 2020 है वो आई कब, तो ये यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 जुलाई 2020 में लाई गई थी। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को आई थी। अब एक क्वेश्चन और इससे बनता है जिसमें अक्सर गलती होती है कि जो इसका ड्राफ्ट बना था, जो रिपोर्ट आई थी उसको सबमिट कब किया गया था, यानी कि रिपोर्ट को कब सबमिट कर दिया गया था NEP 2020 से रिलेटेड। तो वो जो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी वो 2019 में ही सबमिट कर दी गई थी। 31 मई को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। NEP 2020 का ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया गया था। और उसके बाद आई कब थी, ये आई थी 29 जुलाई 2020 को। तो अगर ये पूछा जाता है कि NEP 2020 आई कब, तो आपका आंसर होगा 29 जुलाई 2020। और अगर ये पूछा जाता है कि ड्राफ्ट कब पेश किया गया था, रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन द्वारा, तो वो था आंसर, वो होगा 31 मई 2019। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों डेट्स में। द न्यू पॉलिसी रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जो हमारी इंडिया की जो सबसे पहली पॉलिसी है, तो सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, एंड देन उसके बाद आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पर, ठीक है। अब 1986 के बाद जो आई है वो आई है NEP 2020। तो अगर देखा जाए तो ये 21st सेंचुरी की सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो है हमारी NEP 2020। इससे पहले कौन सी थी, NEP 1986, ठीक है। तो NEP 2020 ने किसको रिप्लेस किया है, 1986 को रिप्लेस किया है, इसके बाद ये आई है। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन जनरल फार्मूला 5+3+3+4। NEP 2020 ने हमें नया स्ट्रक्चर क्या दिया है एजुकेशन का, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर इसके द्वारा दिया गया है। अब आगे की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि 4 जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। द ड्राफ्ट NEP इज बेस्ड ऑन दी 5 फाउंडेशनल पिलर्स। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है
यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ों को हाईलाइट किया है, यहाँ पर मैंने बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें ली हैं NEP 2020 से रिलेटेड। वही चीज़ें ली हैं जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, इन्हीं से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए या तो आप इन तीनों या चारों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने पास ठीक से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 5 फाउंडेशनल पिलर्स की बात करता है हमारा NEP 2020, और वो फाउंडेशनल पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सेस, सेकेंड है अफोर्डेबिलिटी, थर्ड इज़ इक्विटी, फोर्थ इज़ क्वालिटी एंड 5 इज़ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इन 5 पिलर्स की बात की जाती है। एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस का मतलब है कि सभी पहुंच, एक्सेस को कहते हैं पहुंच, यानी सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके, सभी बच्चे शिक्षा हासिल कर सकें, उन सभी तक पहुंच हो शिक्षा की, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? अफोर्डेबिलिटी, यानी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि कोई उससे वंचित न रह जाए शिक्षा से। ठीक है, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, अफोर्डेबल होनी चाहिए शिक्षा। थर्ड है इक्विटी, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ये हुआ इक्विटी। क्वालिटी का क्या मतलब है? कि सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि जिम्मेदारी। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या है? स्कूल और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पूरी जिम्मेदारी है उनको कि वो एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। देयर विल बी ए नेशनल असेसमेंट सेंटर कॉल्ड एज परख। अब परख की भी बात की गई है NEP 2020 में। परख को हम क्या कहते हैं? नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कि NEP 2020 द्वारा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात की गई है जिसका नाम है परख। परख जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल नेम है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है। परख की फुल फॉर्म क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। अब परख है क्या? परख जो है बेसिकली स्टूडेंट्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स का एक तरीके से असेसमेंट के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये क्या है? नेशनल असेसमेंट सेंटर है। और इट विल ऑल्सो सेट नॉर्म्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि ये जो है रूल्स और नॉर्म्स को भी सेट करेगा ताकि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। परख कुछ गाइडलाइंस देता है जिन गाइडलाइंस के बेस पर एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, अब अगला पॉइंट है हमारा GER 100% बाय 2030 इन स्कूल एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? GER की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। GER की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी हमें 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% बच्चों को प्रोवाइड करनी है। इंडिया के 100% बच्चों को 2030 तक स्कूली शिक्षा हमें प्रदान कर देनी है, ये टारगेट था NEP 2020 का। सेकंड टारगेट क्या है इसमें? GER 50% बाय 2035 इन हायर एजुकेशन, यानी कि जो उच्च शिक्षा है वो हमें 2035 तक 50% तक दे देनी है इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को। तो GER 50% की बात की गई है हायर एजुकेशन के लिए, और GER 100% की बात की गई है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो GER 100% की जो बात की गई है वो 2030 के लिए की गई है, और GER 50% यानी हायर एजुकेशन के लिए जो बात की गई है वो 2035 के लिए की गई है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। याद कैसे रख सकते हो? हायर एजुकेशन के लिए बात की गई है 50% की, 50 में 5 आ रहा है और 2035 में भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो आपको ये इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। 100% में 0 आ रहा है और यहाँ पर 2030 में भी 0 आ रहा है। कैसे भी करके आपको याद रखना है, स्कूल एजुकेशन के लिए 100% GER और हायर एजुकेशन के लिए 50% GER की बात की गई है 2035 तक। अब एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो ग्रेजुएशन यानी कि जो अब पढ़ाई जो है हमारी स्टडी जो है, पहले क्या होता था कि आपने एडमिशन लिया, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया इंटर के बाद, और उसके बाद किन्हीं कारणवश आपकी अगर पढ़ाई बीच में रुक जाती है, किसी बीमारी के कारणवश या फिर कोई घटना हो जाती है, तो आपका जो था वो पूरा ही ख़त्म हो जाता था। 1 साल अगर आपने पढ़ाई की, उसके बाद अगर किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई तो उसके बाद वो 1 साल आपका बर्बाद हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का सिस्टम है, NEP 2020 द्वारा बताया गया है। इसमें क्या है कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हो और उसके बाद किसी कारण से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है आपको,
तो आपका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा, आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया था, अगर 1 साल आपने पढ़ाई की है, अगर आपको उसकी डिग्री नहीं मिली तो 1 साल पढ़ाई करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप उसी कोर्स को 2 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, उस कोर्स का आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल तक कंटिन्यू उस कोर्स को करते हो तो आपको फिर प्रदान की जाएगी डिग्री, ठीक है। और उस डिग्री को लेने के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो आपका होगा 2 साल का, ओके। और अगर आप 4 साल तक उस डिग्री को उसको कोर्स को करते हो 4 साल तक, तो वो आपका माना जाएगा, रिसर्च के अंदर रखा जाएगा। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना होगा। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं NEP 2020 के अंतर्गत, जिनको आपको जानना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अब 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कितने साल से कितने साल तक के बच्चे जो हैं इन स्टेजेस में आएंगे, कौन कौन सी क्लास किस स्टेज में आएगी, ये सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे पहला वाला 5 है उसका मतलब है फाउंडेशनल स्टेज। आपको इसकी जो सीक्वेंस है ये भी याद होना चाहिए। F फाउंडेशनल स्टेज, 1 सेकेंड, F यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, सेकेंड इज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड है हमारी मिडिल स्टेज और 4 है सेकेंडरी स्टेज। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, FPMS, FPMS से आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अब फाउंडेशनल जो स्टेज है हमारी, उसमें क्या है, वो बेसिकली 2 में डिवाइड है, 3 और 2। जो 5 साल हैं वो 3 और 2 में डिवाइड हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो 3 साल होंगे स्टार्टिंग के, सबसे पहले तो 3 साल की एज में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा किसी भी स्कूल में। एडमिशन होने के बाद जो शुरू के 3 साल होंगे, उन 3 साल बच्चा कोई पढ़ाई नहीं करेगा, कोई बैग नहीं लेके जाना है उसको, कोई किताबें नहीं लेके जानी है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा उसका, सिर्फ और सिर्फ प्ले वे मेथड के ज़रिए, ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा, जिसको हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं। बस बच्चा खेल खेल के द्वारा सीखेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी की जाएगी, उसको जो है खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। 3 साल तक कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो 2 साल हैं, क्योंकि 5 साल है ना, तो 3 साल तक तो बच्चा फ्रीली खेलेगा, खेल कूद के द्वारा सीखेगा चीज़ों को, कोई ड्रेस भी नहीं होगी। और जो 2 साल हैं, वो जो 2 साल होंगे वो होगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और इसी को प्री स्कूल स्टेज में भी रखा जाएगा। जो हमारा 3 साल है उसको प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाएगा, क्योंकि उसमें बच्चा स्कूल से पहले की स्टेज है वो। तो जो शुरू के 3 साल हैं उनको हम प्री स्कूल की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो शुरू का हो गया, 3 साल की उम्र में एडमिशन हुआ, 5 साल बच्चे ने रहा, 3 साल तो बच्चे ने खेल खेल के द्वारा सीखा, उसके बाद वो फर्स्ट और सेकंड में आया। तो कितने साल हो गए, 3 से 8 साल, ठीक है, 3 to 8 ईयर्स, क्योंकि 3 साल की एज में बच्चे का एडमिशन हुआ था और 8 साल तक वो इस स्टेज में रहेगा, फाउंडेशन स्टेज में। अब अगले जो 3 साल हैं, क्योंकि 2 साल उसके हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पढ़ चुका है वो, अब आती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा कौन सी क्लास में आ जाएगा, 3rd क्लास में आ जाएगा। और ये कितने साल की, 3 साल की। तो 3, 4 और 5th क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसकी प्रिपरेटरी स्टेज में, और उम्र क्या हो जाएगी उसकी, 8 से 11 साल का वो हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे और अच्छे से समझ आएगा, एक डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। अगला है 3 साल, फिर जो 3 साल हैं उसमें क्या होगा। अब बच्चे ने देखो पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पढ़ी सबसे पहली स्टेज में, सेकंड स्टेज में कौन सी क्लास पढ़ी उसने, 3, 4 और 5। तो अब कौन सा आया, 6, 7, 8। तो मिडिल स्टेज में क्या आएगा, 6, 7 और 8 क्लास आएगी, और उसकी एज कितनी हो जाएगी, 11 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो 6, 7, 8 किस में आएगा, 3 ईयर्स, इस वाले मिडिल स्टेज में आएगी हमारी 6 to 8। उसके बाद कौन सा आया हमारा, 4 ईयर्स, यानी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या आएगा हमारा, 9, 10, 11, 12, यानी 14 से 18 ईयर्स। यानी इन चारों स्टेज में बच्चा 18 साल का हो जाएगा और 12th क्लास वो क्वालिफाई कर लेगा, 12th क्लास तक पढ़ लेगा। ये है 5+3+4 स्ट्रक्चर, जो कि पहले क्या था, 10+2। जो 10+2+3 था उसको रिप्लेस करके NEP 2020 ने दिया है 5+3+3+4, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में डिवाइड करते हैं, ओके। अब इसको आप ठीक से समझिए कि देखो
जो फाउंडेशन स्टेज है, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, कन्फ्यूज़न सारे दूर हो जाएंगे। जो हमारी ये फाउंडेशन स्टेज है, इसमें मैंने आपको बताया कि 5 साल की होती है, तो जो 3 साल होंगे उसको हम आंगनवाड़ी या प्री स्कूल कहेंगे या बाल वाटिका भी कह सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है बाल वाटिका से, इसलिए आप ध्यान रखना इसको। जो स्टार्टिंग के 3 साल हैं उनको हम प्री स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं, आंगनवाड़ी भी और बाल वाटिका भी। तो ये 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन हुआ है और 6 साल तक यहाँ रहेगा वो। ओके, ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज में की जा रही है, ये सारी चीज़ फाउंडेशन स्टेज का पार्ट है। अब उसके बाद 2 साल की वो पढ़ाई करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ आ जाएगा और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वो यहाँ पर कर लेगा और 8 साल का वो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारी जो प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ पर हमारा बच्चा 3rd क्लास में आ जाएगा, 3, 4 और 5, 3 to 5 क्लास यहाँ पर पढ़ेगा प्रिपरेटरी स्टेज में, 3 to 5, और एज कितनी हो जाएगी उसकी 8 से 11। उसके बाद आती है हमारी मिडिल में क्या होगा, ये तीसरा लेवल है और इसमें 6 to 8 बच्चा पढ़ाई करेगा और उसकी एज हो जाएगी 11 to 14। उसके बाद लास्ट आती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि 9, 10th, 11, 12th क्लास में बच्चा पढ़ेगा और उसकी एज हो जाएगी 14 to 18, यानी कि 3 से स्टार्ट हुआ और 18 पर एंड हुआ। ठीक है, तो 3 से 18 साल की एज के लिए ये 5 + 3 + 3 + 4 का स्ट्रक्चर है, जो कि पहले क्या था 10 + 2, उसको रिप्लेस करके हमारा ये स्ट्रक्चर आया है 5 + 3 + 3 + 4, जिसमें हम फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में हम बांटते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं जो हमारा नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी NEP 2020 द्वारा बनाया गया है। HECI द्वारा NEP 2020 द्वारा HECI को सेटअप किया गया है। ये एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करेगा। किसके लिए? एंटायर हायर एजुकेशन के लिए, एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। इन दो को छोड़कर, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को छोड़कर जितनी भी हायर एजुकेशन हैं उन सभी के लिए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करेगा। क्या? HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, या काउंसिल मत कर दीजिएगा। HECI काउंसिल ऑफ इंडिया मत कर दीजिएगा बिल्कुल भी, ये कमीशन ऑफ इंडिया है। जो HECI है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो वहाँ पर आपको सी का कमीशन की जगह काउंसिल भी लिख कर दे सकते हैं। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ और एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब HECI के अंदर जो ये अम्ब्रेला बॉडी है, इसके अंदर 4 आते हैं, क्योंकि मिलकर काम करना होता है सबको। ठीक है, कितने सारे काम होते हैं कि फंड भी देना होता है और स्टैंडर्ड भी सेट करने होते हैं, एक्रेडिटेशन भी देना होता है, तो वो सारी चीज़ें ये HECI तो एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह होगा। और इसके अंदर 4 हमारी क्या आएंगी, 4 और आएंगी काउंसिल, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करेंगी। जैसे कि NHERC हमारा पहला है, इसको सीक्वेंस में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके लिए काम करता है। तो जो हमारा NHERC है, जिसको हमारी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसको जो बनाया गया है इसका काम होगा रेगुलेशन, यानी कि ये एजुकेशन के रेगुलेशन के लिए वर्क करेगा। R से रेगुलेशन आपको याद रखना है, ये रेगुलेटरी काउंसिल है। सेकंड है हमारा GEC, इसके फुल फॉर्म में आगे आपको बताऊंगी। इन चारों के फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि NHERC जो है वो किसके लिए काम करता है, फंडिंग के लिए या स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो R से आपको याद रखना है रेगुलेशन के लिए काम करता है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। सेकेंड है GEC मतलब जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये स्टैंडर्ड सेट करेगी एजुकेशन के, ये बॉडी स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगी। GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। थर्ड इज HEGC का क्या मतलब है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये चारों ही काउंसिल हैं और ये जो है ये है कमीशन, और ये चारों काउंसिल हैं, ये आपको याद रखना है। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, तो ग्रांट्स आ रहा है इसलिए ये किसका काम करेगी, फंडिंग का। G से ग्रांट, G से फंडिंग। ठीक है, अब फोर्थ है NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। जैसे हमारा NAAC थी ना, तो उसका एक A कम कर दीजिए आप, ये हो जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये बॉडी किसका काम करेगी, एक्रेडिटेशन देने का काम करेगी। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक्रेडिटेशन देने का काम करेगी NAC। तो इन सब का आपको काम ये हो गया, ये रेगुलेशन के लिए काम करेगी, ये स्टैंडर्ड सेट करेगी और ये फंड देगी और ये एक्रेडिटेशन। ये आपको अच्छे से पता होना इम्पॉर्टेंट है।
अब NHERC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। GEC की फुल फॉर्म है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये किसका काम करेगी? रेगुलेशन का। ये किसका काम करेगी? NHERC रेगुलेशन का। GEC किसका काम करेगी? स्टैंडर्ड सेटिंग का। HEGC यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल किसका काम करेगी? ग्रांट्स देने का, यानी कि फंडिंग का। और जो 4 है हमारी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये किसका काम करेगी? एक्रेडिटेशन देने का काम करेगी। इन सब की फुल फॉर्म आप अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं NEP 2020 से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? जो हमारे NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट इज कैलाशवत दीवो सिवान, सेकेंड इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, सी ऑप्शन इज प्रोफेसर यशपाल शर्मा, डी ऑप्शन इज प्रोफेसर जी राजगोपाल। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को इसका आंसर अच्छे से मालूम होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, यानी कि ये जो NEP 2020 है वो किस सन में आया था? ये भी आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। 29 जून 2020 में आया था, 29 जुलाई 2020 में आया था, 29 अगस्त 2020 में आया था, या फिर 29 जनवरी 2020 में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020 में हमारा NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा एज पर NEP 2020 which of the following organizations has been tasked with developing the adult educator framework, यानी एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क जो है वो कौन बनाएगा? NCTE, NCERT, MHRD या फिर NEPA? NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क है वो कौन बनाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा NCERT, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। NCERT के द्वारा ही हमारा एडल्ट एजुकेटर का या एडल्ट एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एक तरीके से करिकुलम तैयार किया जाएगा एडल्ट एजुकेशन के लिए। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। NCERT की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सर्व शिक्षा अभियान विल बी सबस्यूम्ड एज न्यू प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको एक नए प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया गया है और उसका नया नाम क्या है अकॉर्डिंग टू NEP 2020? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा स्कूल या फिर समग्र स्कूल स्कीम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बताऊंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र शिक्षा अभियान। अब ये समग्र शिक्षा जो अभियान है इसमें 3 को शामिल किया गया है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक तो सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ है तो इसको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है यानी रमसा और जो टीचर एजुकेशन है उनको भी इसी के अंदर रखा गया है। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 3 आते हैं। एक तो आता है हमारा रमसा, एक आता है टीचर एजुकेशन, ये आप लिख लेना अपने पास, और एक सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि इन तीनों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान, इन तीनों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है, समग्र शिक्षा अभियान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करिकुलम वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस एज पर द NEP 2020। यानी जो 4 स्टेजेस हमने अभी पढ़ी थी उनका आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सीक्वेंस आप अच्छे से क्वेश्चन देखिए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? FPMS। FPMS, अब देखिए सबसे पहले F कहाँ पर है? सबसे पहले F है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद हम देखेंगे P 2 जगह आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। बचा क्या? फर्स्ट और सेकंड। FP के बाद क्या है हमारा MS, ये दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए हैं तो इसलिए इसके ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस इसका सीक्वेंस याद रखना है। ये गलती से दोनों ही सेम हो गए हैं
बट आपको करेक्ट आंसर इसका पता होना चाहिए। FPMS से इसको याद रखना है आप, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, और ए भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए हैं। आपको करेक्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए। ओके, अगला है विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए गाइडलाइंस तय करेगी, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज NCERT और NCFCS, ये दोनों मिलकर गाइडलाइंस तैयार करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। सेकेंड इज NCERT एंड NCTE, सी है NCERT एंड NTA, और डी है NCERT एंड SCERT। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, NCERT एंड NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये दोनों मिलकर गाइडलाइंस तय करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। ओके, अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, यानी कि भारत की GDP का कितना % शिक्षा पर खर्च किया जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग? 4%, 6%, 4.5% या फिर 8%? ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6%। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। अगला है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जेंडर इंक्लूजन फंड इज़ रिलेटेड टू। अब एक जेंडर इंक्लूजन फंड NEP 2020 में बात की गई है, और ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है ये किसके लिए आया है? विमेन के लिए, मैन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, या फिर विमेन एंड ट्रांसजेंडर दोनों के लिए? ये भी एक नया क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जेंडर इंक्लूजन फंड जो है बेसिकली विमेन एंड ट्रांसजेंडर दोनों ही के लिए बनाया गया है, दोनों ही के लिए लाया गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड C बोथ। विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगी NEP 2020 के अकॉर्डिंग? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर स्टेट अचीवमेंट सर्वे, या फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे, या फिर परख? इन चारों में से कौन सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगा? तो इसका सही आंसर है NTA, जो हमारा UGC नेट एग्ज़ाम को क्या करता है, मैनेज करता है। वही जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, वही जो हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उनको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA विल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू NEP 2020। व्हाट इज द फुल फॉर्म? स्टैंड्स फॉर RPWD एक्ट 2016। इसका सही आंसर क्या होगा? RPWD फुल फॉर्म क्या होगी? द राइट्स ऑफ प्रोफेशंस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिस्टोर्शंस एक्ट 2016, या फिर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिफॉर्मिटीज एक्ट 2016, या फिर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016, क्योंकि ये जो एक्ट आया था वो डिसेबल पर्सन्स के लिए ही आया था, इसीलिए इसका सही आंसर है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी RPWD एक्ट 2016, जिसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है? 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की, यानी 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है RPWD एक्ट जो 2016 वाला है उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मैंशनड इन NEP 2020? जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं तो उनको एक दूसरा नाम दिया गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। आपको बताना है उसका नाम है क्या? दिव्यांग चाइल्ड, डिसेबल्ड चाइल्ड, डिस्टोर्ड चाइल्ड, या फिर डिस्टिंग्यूश्ड चाइल्ड? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग चाइल्ड। आप इन क्वेश्चंस को, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो है, आप
वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पहले आप खुद देना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद सोचना क्या होगा और उसके बाद देखना कि मैंने क्या आंसर सही बताया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप अपने पास नोट भी कर सकते हो कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज। ओके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग मुझे बताना कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको ये क्वेश्चंस नए लगे या नहीं, या सही लगे या नहीं। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 रिकमेंड्स दैट regions of the country with large populations from educationally disadvantaged SEDGs should be declared as, यानी कि NEP 2020 ने रिकमेंड किया है कि जो हमारे इंडिया के, हमारे कंट्री के जो रीजन्स हैं, जो लार्ज पॉपुलेटेड एरिया हैं लेकिन एजुकेशनली डिसएडवांटेज हैं, वो लोग, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन एजुकेशनली डिसएडवांटेज हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे? सोशियो कल्चरल जोन्स कहेंगे, सोशियो जियोग्राफिकल जोन्स कहेंगे, सोशियो इकोनॉमिक जोन्स कहेंगे, या फिर स्पेशल एजुकेशन जोन्स कहेंगे। इसको भी आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। उसको हम कहेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन्स, यानी कि ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर, SEZS। ऐसी जगह इंडिया में जहाँ पर पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन एजुकेशनली डिसएडवांटेज लोग भी ज़्यादा हैं, उसको हम कहेंगे SEZS, स्पेशल एजुकेशन जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। आप सभी लोग बताएंगे मुझे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन ऑफ ए केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लास। ऑप्शन बी, एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। ऑप्शन सी, एजुकेशनल क्लासेस फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी दी correct answer of this question. Next is, in the context of assessment, what kind of report card of students has been proposed in National Education Policy NEP 2020? यानी कि असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किस टाइप के रिपोर्ट कार्ड जो है स्टूडेंट्स के लिए, किस टाइप के रिपोर्ट्स कार्ड को प्रपोज किया गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है, रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपेरिजन टू अदर्स। सेकेंड ऑप्शन है, रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर, या फिर 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, या फिर समेटिव यूनिडायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड्स। यानी कि आपको इसमें से बताना है किस टाइप के रिपोर्ट कार्ड्स की बात की गई है NEP 2020 के अंतर्गत। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा आज के बाद। इसका आंसर है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड का क्या मतलब है? ऐसे रिपोर्ट कार्ड जिसमें कि सारी ही, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों ही टाइप के असेसमेंट शामिल होंगे। तीनों टाइप के असेसमेंट करने के बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसको हम कहते हैं 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री में क्या आ जाएगा? वही जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों ही डोमेन की बात जिन रिपोर्ट कार्ड्स में की जाएगी उसको हम कहेंगे 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? जो मैं अभी आपको बताया है मैंने कि विमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए एक फ़ंड की व्यवस्था की गई है NEP 2020 के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड। अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से सुना तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर सही पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर इंक्लूजन फंड विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो जेंडर इंक्लूजन फंड को लाया गया है विमेन और ट्रांसजेंडर दोनों ही के लिए। NEP 2020 emphasizes on, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने किस पर जोर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सेकंड ऑप्शन है ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि सबसे पहले में क्या बताया गया है? फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और मल्टी लेवल एक्टिविटी की बात की गई है।
सेकंड ऑप्शन में क्या हम सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम, क्या NEP 2020 ने सिर्फ और सिर्फ नेशनल करिकुलम के स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर दिया है, या फिर मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, या फिर बच्चों की हमने मेमोराइजेशन पर जोर दिया है, मेमोराइजेशन को मेज़र करने पर जोर दिया है। आप सभी को ऑप्शंस को सुनकर पता चल गया होगा कि NEP 2020 में किस चीज़ की बात की गई है, फ्लेक्सिबल मल्टीलेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, मल्टी लेवल यानी कि हर तरह की एक्टिविटी कराई जाए जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, चिल्ड्रन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो खुद चीज़ों को कर कर सीखें, उनके माइंड, उनका इमोशनल, कोग्निटिव, अफेक्टिव और सोशल हर तरह से उनका डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए उसको मल्टी लेवल एक्टिविटी पर फोकस किया गया है NEP 2020 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम, मतलब क्या बात की गई है, कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म की तरफ हम जो है शिफ्ट हुए हैं या शिफ्ट हुए हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब रोट लर्निंग से हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग, या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरफ, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ। इसका आंसर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि NEP 2020 किस पर जोर देता है, तो उसका सही आंसर भी क्या होगा आपका, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि NEP 2020 में मोस्टली जो जोर दिया गया है, जो एम्फेसाइज किया गया है, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर एम्फेसाइज किया गया है। और रोट लर्निंग तो एक निगेटिव टर्म है, तो रोट लर्निंग से हम किस तरफ जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ओके, इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, किस चीज़ को प्रपोज किया गया है NEP 2020 में, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, क्या स्कूल करिकुलम को रिड्यूस करने की बात की गई है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, या फिर जो हमारे स्कूल का करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए, ये बात की गई है। या फिर एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, क्या रोट लर्निंग पर फोकस किया गया है, जोर दिया गया है, या फिर एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फेसाइज किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोट लर्निंग तो बिल्कुल हमारा निगेटिव है, तो इसको तो हम बिल्कुल काट देंगे, तो जहाँ जहाँ 3 है उसको काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। अब क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। अब हम देखेंगे कि देखो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, ये तो होगा ही क्योंकि फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है स्कूल करिकुलम का। क्रिटिकल थिंकिंग पर भी फोकस किया गया है। अब ये जो है रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, इसको आप समझिए, जो स्कूल करिकुलम है उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किताबों का बोझ कम करोगे, स्कूल के करिकुलम को कम करोगे, तभी तो आप दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चे को, तभी तो आप बच्चे को प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ा सकते हो, उसे दूसरी एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों पर भी फोकस किया गया है NEP 2020 में, इसीलिए स्कूल के करिकुलम को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है ताकि दूसरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके। इसलिए इसमें ये तीनों ही चीज़ें शामिल हो जाएंगी और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। ओके, अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि नया स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका आंसर आप सभी को देखते ही पता चल गया होगा, आप सभी को इसका आंसर पता है, आई नो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो नया स्ट्रक्चर है हमारा 5 + 3 + 3 + 4, उसमें किस एज ग्रुप के बात की गई है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, किस एज से शुरुआत होकर किस एज पर एंड होगा 5 + 3 + 3 + 4 का स्ट्रक्चर, 16 to 18, 3 to 18, 6 to 18 या फिर 5 to 18। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 to 18, यानी कि 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन होगा और 18 साल की उम्र हो जाएगी उसकी इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर करते हुए। ओके, अगला है व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी स्टेज है हमारी, वो कौन कौन सी क्लासेस को कवर करेगी। मैंने आपको याद कैसे कराया था, FPMS, एस कहाँ पर है, लास्ट में, और लास्ट में क्या आता है हमारे 4, तो 4 क्लासेस होंगी। ठीक है,
और कौन सी आती हैं लास्ट में, क्योंकि 12th तक है वो स्ट्रक्चर, तो हम 12th वाला ही देख लेंगे। 11 to 12 तो 4 हुआ, 11 to 12 देखेंगे तो 4 हुआ, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की बात हो रही है। तो लास्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 to 12, क्योंकि लास्ट का है एस और लास्ट में कितना है 4, 5 + 3 + 3 + 4, और 4 कौन सा हुआ हमारा लास्ट का, 9 to 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लास 9 to 12, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टेज है जिसमें कि 4 आती हैं क्लासेस 9 से लेकर 12 तक, और एज कौन सी होती है 14 to 18। सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। What are the classes which cover at middle stage according to NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। अब आपको बतानी है मिडिल स्टेज की, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपको प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है। क्या था, FPMS, एम कौन सा है, तीसरा है ना हमारा। FPMS से अगर हमने याद किया था तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज में क्या आता है हमारा 3, यानी 3 क्लासेस आएंगी। अब लास्ट वाले में हमारी 9 to 12 थी, तो उससे पहले की 3 देख लीजिए कौन सी होंगी मिडिल में, 6 to 8। ऐसे ही आपको सोचना है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लास 6 to 8 विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज में 3 क्लासेस होंगी। 4th में हमने 9th 10th 11th 12th कर लिया था, तो उससे पहले की जो 3 होंगी 6 to 8 वो आ जाएगा हमारा मिडिल स्टेज के अंतर्गत। अगला है, व्हाट आर दी क्लासेस विच कवर एट प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। प्रिपरेटरी स्टेज हमारी कौन सी थी, FPMS यानी P, दूसरी, और दूसरी स्टेज में हमारी कितने साल थे, 3 साल। 3 साल में हमने क्या किया था, शुरू में हमने 1 and 2 पढ़ लिया था, और दूसरा जो स्टेज है उसमें हम पढ़ेंगे 3 to 5। क्लास 3 to 5 हमारा कौन से में आ जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लास 3 to 5, क्योंकि ये प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें 3 आती हैं, और क्लास 3, 4, 5 ये 3 ही हो गई, और एज ग्रुप क्या होगा 8 to 11। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच % ऑफ ए चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी कि 6 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र से पहले बच्चे के दिमाग का कितना % डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। ओवर 85%, ओवर 95%, ओवर 75% या फिर ओवर 65%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओवर 85% तक विकास हो जाता है बच्चे का 6 साल की उम्र से पहले, ऐसा कहा गया है NEP 2020 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 प्रपोज्ड टू सेट अप ए नेशनल असेसमेंट सेंटर, व्हाट इज द नेम ऑफ NAC। उस सेंटर का नाम क्या है जिसको हम नेशनल असेसमेंट सेंटर कहते हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग। NTA, NAC, UGC या फिर परख। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा परख, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी ज़रूरी है। परख की फुल फॉर्म, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एवरी टीचर इज सपोज टू एटलीस्ट डिवोट हाउ मैनी आवर्स एवरी ईयर, यानी कि टीचर्स को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक साल में कम से कम कितने घंटे देने चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग। 20 आवर्स, एक साल में 20 घंटे देने चाहिए अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए हर टीचर को एक साल में, या फिर 30 घंटे देने चाहिए, 40 घंटे देने चाहिए, या फिर 50 घंटे देने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर टीचर्स को अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक साल में 50 घंटे देने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 आवर्स विल बी दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है, आप सारे क्वेश्चंस करके आए हो, यहाँ तक आए हो, तो आप आई रिक्वेस्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मैनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव। मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ कि कितने पिलर्स की बात की गई है NEP 2020 में। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। कोई डाउट है अगर आपका तो भी मुझसे पूछ सकते हो, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो। आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे, आगे भी हम
ईजी तरीके से चीज़ों को समझते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।